नमस्कार दोस्तों। और आज की इस प्रैक्टिकल वीडियो के अंदर अपने सीखने वाले हैं बीआरएस स्टेटमेंट को तैयार करना। बीआरएस यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को तैयार करना। तो आखिरकार ये जो बीआरएस स्टेटमेंट है ये अकाउंटेंट लोगों को जरूरत कब पड़ती है। तो अगर आप लोगों ने अपने अकाउंटिंग कोर्स के दौरान बीआरएस स्टेटमेंट को तैयार किया है, इसको प्रैक्टिकली आपने समझा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप टेली या बीजी जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट हो, आप लोगों को नहीं पता भी बीआरएस कैसे तैयार किया जाता है और इसकी एंट्री अपने को टेली सॉफ्टवेयर में भी किस तरीके से करनी है, यानी कि टेली सॉफ्टवेयर के अंदर भी अपने को बीआरएस कैसे तैयार करना है, तो इस वीडियो को एंड तक आप लोग जरूर देखना। क्योंकि जब भी आपका अकाउंटिंग कोर्स कंप्लीट होगा, आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करोगे एज ए अकाउंटेंट की पोस्ट पे, तो वहां पर भी आपसे ये बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भी बीआरएस क्या होता है, बीआरएस की एंट्री अपने को कैसे करनी होती है। तो ये सब कुछ आप लोगों को अच्छी तरीके से और प्रैक्टिकली पता होना चाहिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक आप जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना और इसी टाइप की प्रैक्टिकल वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं भी ये जो बीआरएस यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, ये तैयार करने की जरूरत कब पड़ती है। ये जरूरत हमें तब पड़ती है जब जैसे हमारी अपनी कंपनी है और अपनी कंपनी का एक अपनों बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करवा रखा है और ये जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है ये 1 महीने का हो सकता है, 1 दिन का हो सकता है या फिर 1 साल का भी हो सकता है। इसके अंदर कोई टाइम पीरियड नहीं होता भी आपको यहाँ तक इस महीने का ही आपको बीआरएस करना होता है। ये 10 दिन का भी हो सकता है और 1 साल का भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए अपने पास में जैसे कुछ ट्रांजेक्शन है, जैसे 1 अप्रैल से लेके और 15 अप्रैल 2026 तक, यानी कि ये 15 दिनों की स्टेटमेंट है। तो इसी तरीके से आपके पास में 1 साल की भी हो सकती है। और ये जो हमारे पास स्टेटमेंट आप देखिए, ये एसबीआई बैंक की स्टेटमेंट है, यानी कि ये समझो भी ये हमारे पास में एक एसबीआई की बैंक की पासबुक है। और एक हमारे पास में ये एंट्री भी, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि जो हमारी एंट्री अपनों ने कर रखी है, जैसे टेली सॉफ्टवेयर आपके पास में है, आपने ये एंट्री टेली सॉफ्टवेयर में कर रखी है। तो अब आपका टेली सॉफ्टवेयर का बैलेंस क्या बोल रहे हैं भी, हमारा जो बैंक के अंदर जो पैसा पड़ा वो है 28,160 रुपये। और अपनों ने बैंक से अपनी पासबुक कंप्लीट करवाई या फिर बैंक से स्टेटमेंट अपनों ने डाउनलोड किया और बैंक का जो स्टेटमेंट है, बैंक ये कह रहा है भी आपका पैसा हमारे पास में 32,624 रुपये और 50 पैसे है। यानी कि बैंक तो दे रहा है हमें 32,000 रुपये, यानी कि ज़्यादा दे रहा है, और हमारी बुक्स क्या कह रही है भी ये हम बैंक से केवल 28,160 रुपये मांग रहे हैं। तो अब इन दोनों अमाउंट में, यानी कि इन दोनों क्लोजिंग बैलेंस के अंदर जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को क्लियर करना, इसकी एक प्रॉपर स्टेटमेंट तैयार करना, इसी को ही अपने बीआरएस बोलते हैं, यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्योंकि जब ऑडिट के दौरान आप लोगों से पूछा जाएगा, आपकी अकाउंट स्टेटमेंट चेक करी जाएगी और 31 मार्च का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, वो क्लोजिंग बैलेंस आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो आपने बैलेंस शीट में जो बैंक अकाउंट दिखाए हैं उसके क्लोजिंग बैलेंस के बराबर होना चाहिए। अगर वो डिफरेंस आ रहा है तब हमें ये स्टेटमेंट तैयार करके सीए साहब को बतानी होती है भी हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो इस रीजन से आ रहा है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं, इसको प्रैक्टिकली व्यू में देखते हैं। जैसे कि हमारे पास में एक एसबीआई बैंक की स्टेटमेंट है और अपनों ने अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर भी अपनों ने एसबीआई का अकाउंट ओपन कर लिया और यहाँ पर आपने इसको रनिंग बैलेंस के साथ ले लेते हैं। F12 बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन आपके पास में आएगा, शो रनिंग बैलेंस। ये ऑप्शन आपके पास में नो है तो इसको अपने यस कर लेंगे। यहाँ से यस करने से क्या होगा, ये अब बैंक का हमारे पास में ये क्लोजिंग बैलेंस हमें साथ के साथ दिखाई देगा। अब सबसे पहले अपने शुरुआत आपको करनी है ओपनिंग बैलेंस से। आपने बैंक की स्टेटमेंट को ओपन कर लिया भी, बैंक स्टेटमेंट ये कह रहा है भी आपका 1 अप्रैल 2026 को, यानी कि 31 मार्च 2026 का जो आपका क्लोजिंग बैलेंस था वो था 50,360 रुपये का, और अपनों ने एंट्री कर रखी है ओपनिंग बैलेंस के अंदर 50,360 रुपये की। तो इसका मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर कोई डिफरेंस नहीं था। डिफरेंस केवल इन्हीं 1 अप्रैल से लेके और 15 अप्रैल तक तारीख के अंदर डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद में अपनों ने 3 अप्रैल को 10,200 रुपये का केस अपनों ने विड्रॉल किया, यानी कि पैसा बैंक से निकलवा लिया। तो बैंक के अंदर पैसा हमारे पास कितना रहना चाहिए, 50,360 में से 10,200 घट जाएंगे तो 40,160 रुपये बैंक के अंदर पैसा हमारा रह जाएगा। तो अब बैंक देखते हैं बैंक कितना बता रहा है। जैसे अपनों ने 10,200 यहाँ पे विड्रॉल किया तो ये बैलेंस हो गया 40,160 का, यानी कि ये सीआर बैलेंस है। ये बैंक का स्टेटमेंट आ रहा है। बैंक ये कह रहा है भी आपका ये 10,200 रुपये पैसा निकालने के बाद आपका बैंक के अंदर अकाउंट रह गया, पैसा रह गया अकाउंट में 40,160 रुपये का। तो यहाँ तक हमारा 40,160 मैच हो रहा है। उसके बाद फिर अपनों ने एबीसी ट्रेडिंग कंपनी को पेमेंट कर दी 5 अप्रैल को 11,000 रुपये की। ठीक है, और 11,000 रुपये की पेमेंट करने के बाद में बैंक के अंदर बैलेंस रह गया 29,160 रुपये का।
और स्टेटमेंट के अंदर अपने देखें तो स्टेटमेंट के अंदर भी ये 11,000 रुपये का ABC को पेमेंट देने के बाद में बैलेंस रह गया 29,160 का, यानी कि यहाँ तक हमारे पास में जो बैलेंस है वो बैंक के साथ मैच कर रहा है। उसके बाद में फिर 10 तारीख को बैंक ने यहाँ पर एक चार्ज लगाया हुआ है 35 रुपए का। उसके बाद ने बैंक ने यहाँ पर 35 रुपये 50 पैसे 10 अप्रैल को यहाँ पर हमारे अकाउंट के अंदर चार्ज किया है। तो जैसे चार्ज किया तो ये बैंक बैलेंस हमारा घट जाएगा, अब बैलेंस रह गया 29,124 रुपये का। लेकिन ये 35 रुपये 50 पैसे की जो अमाउंट है वो हमने एंट्री इसकी नहीं करी है। हमारी एंट्री 11,000 के बाद में सीधी 6,000 रुपये की एंट्री है और ये 6,000 रुपये का अपनों ने MS ट्रेडिंग कंपनी को पेमेंट करी है 10 अप्रैल 2026 को। हमने इसको चेक काट के दे दिया, ठीक है। जैसे अपनों ने 6,000 रुपये का चेक काट दिया, लेकिन अगर अपने बैंक स्टेटमेंट पे देखें तो बैंक स्टेटमेंट के अंदर अभी तक ये 6,000 रुपये की एंट्री नहीं आई है। अब नहीं आने का मतलब क्या हो गया, भी हमने तो MS ट्रेडिंग कंपनी को चेक काट के दे दिया, लेकिन अभी तक MS ट्रेडिंग ने इस चेक को अपने अकाउंट के अंदर डिपॉजिट नहीं करवाया, यानी कि बैंक के अंदर ये चेक अभी तक दिया नहीं है। इसी वजह से ये पैसा हमारा बैंक से अभी तक निकला नहीं है। बैंक से तो नहीं निकला, लेकिन तो अपनों ने 10 तारीख को चेक दे दिया, तो ये हमारा तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 10 तारीख के अंदर इसका बैलेंस है जो कम हो गया। फिर उसके बाद अपनों ने 2,000 रुपये की SBI मतलब इस बैंक के अंदर अपनों ने कैश जमा करा दिया। तो जैसे ही अपनों ने SBI के अंदर एंट्री करी तो ये 2,000 रुपये की एंट्री यहाँ पर कैश डिपॉजिट की आ गई। लेकिन 14 तारीख के अंदर एक हमारे पास में पेमेंट आई हुई है राकेश के नाम से। तो ये राकेश की जो पेमेंट आई हुई है 1,500 रुपये की, ठीक है, ये 1,500 की आई है, लेकिन ये एंट्री हमारे पास में नहीं है, यानी कि आपने इसकी बुक्स के अंदर इसकी एंट्री नहीं करी। उसके बाद में ये जो 3,000 रुपये का अनिल की एक पेमेंट आई हुई है, अनिल ने पेमेंट दे दी, हमारे को चेक दे दिया 15 तारीख को। और जैसे चेक दिया, ये चेक अपनों ने एंट्री बुक्स के अंदर इसकी कर ली, लेकिन ये एंट्री अभी तक बैंक में क्लियर नहीं हुआ, यानी कि ये अनिल के अकाउंट से पैसा अभी तक कटा नहीं है और हमारे अकाउंट के अंदर बैंक के अंदर नहीं आया। बुक्स के अंदर तो आ गया, बुक्स के अंदर अपन ने एंट्री कर ली, उसी की वजह से हमारा ये डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस आया, लेकिन बैंक स्टेटमेंट के अंदर वो एंट्री नहीं है अनिल की 3,000 रुपये वाली। तो अब ये जो डिफरेंस आया, अभी कुछ पेमेंट हमने दी है लेकिन वो बैंक से क्लियर नहीं हुई, कुछ पेमेंट हमारे पास में आ गई लेकिन वो हमारे पास में एंट्री नहीं है। तो अब अपने सबसे पहले जो 14 तारीख की एंट्री राकेश की आई है, इस एंट्री को अपने कर लेते हैं, क्योंकि ये बैंक में एंट्री आ गई, बैंक में पैसा आ चुका है, तो इसकी एंट्री हमें करनी पड़ेगी। अपने वहीं पे रहते भी कर सकते थे LTI के साथ में, ठीक है। और अपने इसकी बैंक स्टेटमेंट की तारीख है हमारे पास में 14 अप्रैल 2026 को। तो F2 से अपने 14/4 की एंट्री करेंगे, क्रेडिट अपने करने वाले हैं राकेश को, और अमाउंट है इसकी 1,500 रुपये, और अपनों ने SBI करंट अकाउंट के अंदर ये पैसा हमारा आ गया। एंटर बटन प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब अपने एंट्री करते हैं, चेक करते हैं SBI का करंट अकाउंट अपनी बुक्स के अंदर। पूरी साल की स्टेटमेंट ओपन कर ली, लेकिन अब हमारा बैंक बैलेंस बढ़ के 29,660 रुपये हो गया, लेकिन डिफरेंस अभी भी आ रहा है। अब इसी डिफरेंस को अपने को क्लियर करना पड़ेगा। और उसके बाद में एक एंट्री हमारे पास में ये सर्विस चार्ज की है। अब ये सर्विस चार्ज की भी एंट्री अपने कर लेते हैं, क्योंकि अब ये बैंक के अंदर तो चार्ज लग गया, तो इसकी एंट्री तो अब हमें करनी पड़ेगी। इसकी एंट्री अपने करते हैं 10 अप्रैल में, ठीक है। Alt+A से अपनी यही एंट्री कर सकते हैं। पेमेंट वाउचर पे चलेंगे, 10/4 को एंट्री करेंगे, और यहाँ अपने बैंक चार्ज के अंदर इसकी एंट्री डालने वाले हैं 35 रुपये 50 पैसे की, और SBI करंट अकाउंट को अपने क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो अब बैंक बैलेंस हमारे पास में बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हो गया है 29,624 रुपये 50 पैसे का, और अब हमारी स्टेटमेंट के अंदर बैलेंस हो गया 32,624 रुपये 50 पैसे का। अब अपने इसकी एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि ये डिफरेंस आ गया। अब इसकी रिकंसिलेशन स्टेटमेंट तैयार करने के लिए अपने क्या करेंगे, देखो अब हमारे पास में बैलेंस एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितना आ रहा है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमारे पास में बैलेंस आ रहा है 29,624 रुपये 50 पैसे का, 29,624 रुपये 50 पैसे का। और यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास में 32,624 रुपये, ये बैलेंस है हमारे पास में बैलेंस एज पर बैंक की जो पासबुक है उसका। तो अगर इन दोनों में डिफरेंस अगर अपने देखें तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 29,000 माइनस 32,624, यानी कि पूरा 3,000 रुपये का ये डिफरेंस आ रहा है। बुक बैंक के अंदर बैलेंस ज़्यादा है, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कम आ रहा है। तो अब इसको यहाँ पर एड चेक
या लिखना पड़ेगा इसका रीजन भी चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट इन बैंक, यानी कि हम लोगों ने जो चेक इशू कर दिए लेकिन वो अभी तक बैंक में पास नहीं हुए हैं, तो वो एंट्री कौन सी है? एक तो ये वाली 6,000 रुपये की, ठीक है, 6,000 रुपये की एंट्री अपनों ने तो एंट्री चेक दे दिया लेकिन बैंक के अंदर अभी ये क्लियर नहीं हुआ, तो इसकी एंट्री अपने एक तो करने वाली है यहाँ पे 6,000 रुपये की। और एक एंट्री ऐसी थी कि चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, यानी कि एक ऐसी एंट्री जो हमारे पास एंट्री तो आ गई, जैसे कि ये अनिल की अमाउंट है, अनिल ने हमारे को चेक दे दिया 15 तारीख को, अपनों ने एंट्री कर ली और ये 15 तारीख को मान लीजिए अपनों ने बैंक में चेक लगा दिया, लेकिन किसी कारण मतलब छुट्टी के कारण या कोई और रीजन के कारण अभी तक 15 तारीख के अंदर अपने अकाउंट में पैसा आया नहीं है, तो अपने ये कहेंगे भी ये 3,000 रुपये की जो अमाउंट है वो अभी तक हमारे अकाउंट में नहीं आई है, ठीक है। तो अब इसका देखो डिफरेंस रीजन होने का कारण क्या है, भी ये 3,000 रुपये का डिफरेंस रीजन वही आ रहा है भी 6,000 रुपये हमने पेमेंट दे दी लेकिन बैंक से पैसा निकला नहीं है, और 3,000 हमने एंट्री कर दी लेकिन वो पैसा अभी तक बैंक में आया नहीं है। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें 6,000 में से 3,000 अगर अपने माइनस करते हैं तो ये नेट इफेक्ट इसका 3,000 रुपये ही रहेगा। अब इसकी एंट्री अपने को टैली सॉफ्टवेयर में किस तरीके से करनी है, तो टैली सॉफ्टवेयर करने के लिए आपको ये बैंक का अकाउंट लेजर आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देगा रिकनसाइल का, आपको इस रिकनसाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर मैनुअली रिकनसाइल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में क्या होगा भी यहाँ जो डेट आ रही है ये वो डेट आ रही है जिस डेट के अंदर अपनों ने एंट्री सॉफ्टवेयर के अंदर कर रखी है, और यहाँ पर हमें वो बैंक की डेट डालनी है भी ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है वो बैंक में किस दिन एंट्री हुई रखी है, वो बैंक की डेट हमें डालनी है। जैसे सबसे पहले तो हमारे पास में 10,200 की, तो 10,200 की डेट बैंक की क्या है 3 अप्रैल 2026 को, तो यहाँ अपने डाल देंगे 3 अप्रैल 26 को। उसके बाद में 11,000 रुपये की एंट्री अपनों ने चेक दी ABC को, ठीक है, 11,000 रुपये की एंट्री है 5/4 को, तो वो भी अपने 5/4 में डाल देंगे। और ये जो 6,000 रुपये की एंट्री है वो अभी तक बैंक स्टेटमेंट में है ही नहीं, तो इसको अपने एक बार खाली छोड़ देंगे। उसके बाद में 35 रुपये 50 पैसे की 10 अप्रैल में, तो 10 अप्रैल में एंट्री डालेंगे। उसके बाद में राकेश की एंट्री 14/4 में, तो ये भी 14/4 में डालेंगे। उसके बाद में ये 2,000 रुपये की एंट्री जो अपनों ने कैश जमा करवाया है वो एंट्री है 15/4 की, ठीक है। और ये जो 3,000 रुपये का अनिल की जो पेमेंट चेक हमारे पास में आया है लेकिन वो बैंक में अभी तक है ही नहीं, तो इसको भी अपने खाली छोड़ देंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास में 2 ऐसी एंट्री रहेगी जो अभी तक रिकनसाइल नहीं हुई। अगर अपने व्यू रिकनसाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको अप्रैल महीने में दिखा रखा है भी आपने 5 एंट्री ऐसी है जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर भी एंट्री है और आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर भी वो एंट्री है। लेकिन अगर अपने यहाँ पर देखना चाहें मैनुअल इस पे, तो जैसे आप मैनुअल पे क्लिक करोगे तो 2 एंट्री अभी भी आपको ये पेंडिंग दिखाएगा। ये एंट्री आपकी 10 तारीख और 15 तारीख बुक्स में तो आपने कर रखी है लेकिन अभी तक आपने इसकी बैंक डेट है वो नहीं डाली, इसका मतलब एंट्री अभी तक बैंक में क्लियर हुई नहीं है। तो ये हमें रिकनसाइल स्टेटमेंट हमें क्लियर करके रखना पड़ता है ताकि जो ये डिफरेंस आ रहा है इस डिफरेंस आने का प्रॉपर मेन रीजन क्या है। तो रीजन हमने इसका एक प्रॉपर एक स्टेटमेंट तैयार कर दी और स्टेटमेंट के अंदर अपन ने ये दिखा दिया ये 6,000 रुपये की ऐसा चेक जो हमने इश्यू कर दिया लेकिन बैंक में लगा नहीं है चेक अभी तक, और ये 3,000 रुपये की हमारे पास में एंट्री है लेकिन ये पैसा अभी तक बैंक में क्लियर नहीं हुआ। आई होप कि इस वीडियो से आपको BRS यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का जो मतलब है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सेम इसी तरीके से ही हम किसी भी एक लेजर का भी BRS तय कर सकते हैं, स्टेटमेंट को रिकंसाइल कर सकते हैं उसका। जैसे कि आपका कोई सप्लायर है और आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसका क्लोजिंग बैलेंस अलग आ रहा है, आपके सप्लायर के अकाउंट के अंदर उसका क्लोजिंग बैलेंस कुछ अलग आ रहा है, तो सेम वही तरीका होता है, इसी तरीके से अपने उसकी स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक करके जरूर जाना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। इसी टाइप की और प्रैक्टिकल और मतलब इंटरव्यू से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना।